नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे साहब बांग्लादेश की। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अ, बिम्स्टेक समिट में भाग लेने की यानी थाईलैंड यात्रा और श्रीलंका भी जाने वाले हैं। लेकिन सबसे अहम बात और सबकी नज़रें इसी पर टिकी हुई थी कि यूनुस से मुलाकात होती है या नहीं होती है। मुलाकात तो हो गई और हमने दोनों के हाथ मिलाते हुए चित्र भी देख लिए हैं, विजुअल्स भी आ गए हैं। यूनुस के चेहरे पर ओढ़ी हुई एक मुस्कान थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सपाट था। उस पर कोई एज सच मुस्कान या गर्मजोशी या उनके ऊपर किसी तरह का कोई भरोसा, वो सब चीजें गायब थी। और डिप्लोमेसी में ये बहुत मायने रखता है कि जब आप किसी राष्ट्र प्रमुख से मिलते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके चेहरे पर किस तरीके के भाव आ रहे हैं। जब आप हाथ मिला रहे हैं, तो हाथों में हाथ मिलाने में गर्मजोशी है या ठंडापन है। और बहुत सारी मुलाकातें होती तो हैं, लेकिन औपचारिकता भर के लिए होती हैं। और मैं तो उनका ट्विटर हैंडल चेक कर रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। अ, उस पर सबके साथ उनकी मुलाकातें हैं। म्यांमार के जो भी कार्यकारी इस समय हैं, उनसे भी, भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ भी, थाईलैंड की प्रधानमंत्री के साथ भी, जो दूसरे राष्ट्र प्रमुख हैं उनके साथ भी उनकी जो बायलैटरल टॉक्स हुई हैं या फोटो अपॉर्चुनिटी हुई है, सबके फोटो पड़े हुए हैं, सबके बारे में कुछ कुछ है। लेकिन बांग्लादेश के इस सलाहकार के साथ मुलाकात का कोई फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा ही नहीं किया है। जरा जानने की कोशिश करते हैं कि माजरा है क्या, और अगर मुलाकात हुई है, बायलैटरल टॉक्स हुई हैं, तो फिर ऐसी क्या बातें हुई होंगी। थोड़ा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के आसपास के देश, वो चाहे मालदीव्स हो, चाहे आपका श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, या अभी हम बांग्लादेश को देख रहे हैं, ये बार-बार चीन की गोद में जाकर के बैठने का जेस्चर क्यों दिखाते हैं? भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं या भारत की ताकत को आजमाने की कोशिश करते हैं, जबकि सबसे पहले भारत ही इनके संकट की घड़ी में जाकर के खड़ा होता है। अभी म्यांमार में भी हमने देख लिया है। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं जियोपॉलिटिकल मामलों के बहुत ही माहिर कर्नल अजय रैना सर। तो अजय जी के साथ जुड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस नमस्कार सर। मेरे दोनों हाथों में मोबाइल ना, तो मेरा हाथ अब जोड़ा हुआ मान लीजिए। तो अजय जी, आप जी। सबसे पहले तो जो मुलाकात हुई है मोदी जी की यूनुस साहब से, सूचना मिल रही है कि बांग्लादेश की तरफ से ही ये कहा गया था कि यूनुस मिलना चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री उनसे मिले हैं। लेकिन साहब, मैं ट्विटर हैंडल देख रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मैं दर्शकों को भी दिखा देता हूँ। इस पर आप अगर देखें, तो सबसे ऊपर जो है ये भूटान के प्रधानमंत्री के साथ बड़ी गर्मजोशी से मिल रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, दोनों हाथों पर हाथ पकड़े हुए हैं, बहुत नजदीकी से उनके साथ मुलाकात है। इसके अलावा ये कुछ बिंदु जो भारत ने बिम्स्टेक में उठाए हैं, ये एक औपचारिकता होती है जहां बिम्स्टेक के सभी सदस्य देशों के साथ प्रधानमंत्री का फोटो है। और अगर हम नीचे चले जाएं, तो यहाँ आप देखिए, ये म्यांमार से, ये आपकी थाईलैंड की प्रधानमंत्री, फिर बीच में जो संसद में विधेयक पारित हुआ है वक्फ, उस पर 3 मैसेज प्रधानमंत्री के पड़े हुए हैं। और बाकी तो सब खामोशी है। एक ये जरूर
वो मिले हैं थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री से, यहाँ भी प्रधानमंत्री के साथ, यहाँ भी प्रधानमंत्री के साथ, यहाँ भी प्रधानमंत्री के साथ। यानी जो उनकी मुलाकात हुई है यूनुस से, प्रधानमंत्री ने उनका फोटो, मीटिंग का चित्र, विजुअल साझा करना भी मुनासिब नहीं समझा है। जी रैना साहब। सर अभी मूल क्वेश्चन ये है कि मुलाकात थी कि मुक्कालात थी। क्योंकि मुलाकात गाना ना, ये मुलाकात की बहाना है। क्योंकि जो करतूतें यूनुस ने की हैं, पहली बात तो जब रिक्वेस्ट की थी उस टाइम कि प्रधानमंत्री से मिल लेंगे, तो भारत ने ना हाँ बोला था ना बोला था। और हम सबका ये मानना था कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का जो प्रधानमंत्री है, उसका बनता नहीं है एक अनइलेक्टेड अनअकाउंटेबल इंसान से मिलना, जिसकी कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं है। ही इज चीफ एडवाइजर टू whomsoever इट मे कंसर्न। ये भी नहीं पता कि इसका जी चीफ एडवाइजर है, तो लॉजिकली नहीं बनता। और हम लोग उसमें बिल्कुल ठीक थे कि ठीक है, इसको मांगने दो। कितनी बार हुआ ना, इमरान भी कहता है मैं फोन करता हूँ, फोन नहीं उठाते मोदी साहब। लेकिन उसके बीच में कुछ डेवलपमेंट्स हुई जो कि दर्शाती हैं कि बेवकूफी बांग्लादेश की तरफ से, और एक रिस्क जो वो ले रहा है अपने देश को डुबोने का। वो आप देखिए, चीन जाता है, चीन में ये जो समझौते करके आता है उनके साथ, एक तो इनका कॉक्स बाजार का जो एयरपोर्ट, वो चाइना पहले ही एक्सटेंड कर रहा था 1700 फीट, कुछ $200 मिलियन का वो प्रोजेक्ट पहले का था। इसने बोला जी आप हमारे रिवर मैनेज कीजिए, 50 50 साल का आप हमें वो दीजिए, अपना ज्ञान साझा कीजिए, और तीस्ता पे आप हमारे साथ काम कीजिए। तो तीस्ता हमारे और शेख हसीना के बीच में क्लियरली कट था, और 350 किलोमीटर वो भारत की टेरिटरी में जाता है। जब बांग्लादेश को एंटर करता है तो उसका जो फ्लो भी कम हो जाता है, फैलाव बढ़ जाता है, तो मैदानी इलाके में आ जाता है। जी जी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस जगह की वो बात कर रहा है, एंड इससे पहले मैं एक और बताऊं, जो अभी एयरपोर्ट उन्होंने चाइना को बोला आप आपके एयरपोर्ट बनाइए आके, आ, ये तीस्ता रिवर का एसेट अगर बनती हैं, और जो एयरपोर्ट जो है, इसकी जो लोकेशन अगर आप देखेंगे, रंगपुर जिसके बारे में बात करते हैं कि रंगपुर डिस्ट्रिक्ट हम थोड़ा ले लेंगे तो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर चौड़ा हो जाएगा, ये उसके भी नॉर्थ ईस्ट में है। तो ईस्ट में कोच बिहार है और ऊपर हमारे सिलीगुड़ी है। तो बेसिकली क्या कर रहा है देखो ओमकार जी, ये वही टेम्पलेट लगा रहा है जो कि चाइना ने टेम्पलेट लगाई थी पीओजेके में। पीओजेके मामला कागजों में हमारे और पाकिस्तान के बीच में है, और हम तीसरे किसी पक्ष को उसमें नहीं आना देते। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान में की है और केपीके के ऊपर वाले हिस्से में जो चाइना ने की है सी पैक के तौर पे, $60 बिलियन का मैक्सिमम शेयर उस लोग कहते हैं 30 बिलियन के आसपास वहां पे लगा है। कि 2 डैम बन रहे हैं, रोड्स, और रोड बड़ी टफ टेरेन में बनी है, कराकोरम हाईवे को एक्सटेंड किया है। तो अभी पीओजेके में कल अगर हम कुछ करते हैं तो हमारा सीधा सीधा जो टकराव है वो चाइना से होगा, बिकॉज पाकिस्तान हो गया इरेलीवेंट। उसमें स्कार्दू में चाइना का एयरबेस भी है। यही जी टेम्पलेट हाँ। जी यूनुस मियां यहाँ लगाना चाहते हैं कि नर्दर्न बांग्लादेश में पहले आईएसआई चीफ को लेके आया, फिर ये उनको एयरपोर्ट ऑफर कर रहा है बनाने के लिए, और कह रहा है बनाइए आप, और ठेकेदार होगा पाकिस्तानी, पैसा चाइना लगाएगा, सब कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तानी। मतलब जो वर्स्ट चीज जो आप अपने पड़ोसी के लिए कर सकते हो, उसने वो की। फिर उसने चट्टाग्राम की जो इकोनॉमिक जोन है उसको, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना को बुलाया। और एक इनका मोंगला पोर्ट है, बेसिकली वो समुद्र से जुड़ता है लेकिन वो अंदर है, इनलैंड, वो उसने चाइना को ऑफर किया है। तो ये भी जो है खुलना में है, खुलना अगेन हमारी सेंसिटिविटी में। तो आप ये देखिए कि कोई बंदा ऐसे हरकतें करे तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो वही थी कि हम चुप रहे, जैसे हमने, तो उसमें क्या होता कि अपनी जनता भी, जो हिंदुओं के साथ वहां पे हुआ, माइनॉरिटी के साथ, तो हमने कुछ नहीं किया। भारत सरकार से एक स्टेटमेंट के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ भी थोड़ा रोष बढ़ता है। डेमोक्रेसी आफ्टर ऑल पब्लिक ओपिनियन मैटर करती है। दूसरा एक बड़ा सीरियस इंप्लीकेशन है, अगर यहाँ चाइना इन्वेस्टमेंट करता है, और अगर हम लोग, और हमें करना ही पड़ेगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ओम जी, हमारे पास ऑप्शन नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि हम ये मत देखिए कि उधर नेपाल है, नीचे बांग्लादेश है, 27 किलोमीटर गैप, वो 27 किलोमीटर के अंदर डेमोग्राफी पूरी चेंज हो गई है, जिसका बिल्कुल। षड्यंतर अभी हमारे देशवासियों को पता ही नहीं है। वहां की डेमोग्राफी टोटली बदल चुकी है। तो हमारी ये मजबूरी है कि हम इसको चौड़ा करें, चौड़ा करेंगे तो हम चाइना से टकराएंगे। तो ये सिचुएशन जब इसने क्रिएट की, तो आई थिंक मोदी जी को विविश होना पड़ा। और इसको हम मुलाकात है, इसको मुक्कालात में इसलिए कह रहा हूँ कि जो अंदर हुआ होगा कमरे के अंदर, जनरली आप तो मुझे बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट लगते हैं ओमकार जी, आपने बड़े अच्छे अच्छे ऑब्जर्वेशन दी, जो उनका भूटान के किंग के साथ था जब वो था।
और यहाँ पे मुस्कुरा नहीं रहे। अब मोदी साहब को पता नहीं कि मुस्कुराना होता है, उनको पता है, बट आई थिंक वो हमें भी ये सिग्नल देना चाहते हैं कि इसकी मैं मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, मुलाकात के लिए नहीं अंदर जा रहा। और मुझे लगता है कि अपना पीस ऑफ माइंड मोदी साहब ने इनको दिया है और उसके लिए ये मुलाकात करनी पड़ी। क्योंकि अगर मुंह फुला के, जैसे कहते हैं ना शादी में फूफा जी रुठ जाते हैं, तो उससे देश नहीं चलते मसले। अब क्या है कि अगर हम कुछ एक्शन ले लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कोई एक्शन होगा, होना चाहिए, ड्रास्टिक एक्शन, डिप्लोमेसी के अलावा, ट्रेड के अलावा। तो कल को कोई ये ना कहे, जो हमारा साख भी तो है, हमारे एक इंप्रेशन रेपो है कि भाई भारत ने बात भी नहीं की, समझाने की कोशिश भी नहीं की और सीधा ही कुछ घुस गया अंदर। तो आई थिंक वो औपचारिकता पूरी कर ली है मोदी साहब ने कि हमने बात की, हमने समझाया, ये बेवकूफ़ी करने से बाज नहीं आएगा। तो उसके बाद जो हम करेंगे वो सारा जस्टिफाइड है। ट्रंप साहब ने वैसे बोला हुआ है प्रधानमंत्री जी को, आप संभालें बांग्लादेश को। तो आई थिंक मैं इसको उसकी कड़ी देखता हूँ उस प्रोसेस की, जिसमें बांग्लादेश की वाट लगाने से पहले और उसको एक समझने का मौका देने के लिए आई थिंक। और फिर आपको पता है मोदी साहब जब बात करते हैं तो फिर यूनुस मियाँ वो हंस रहा है कि उसकी नर्वस होकर भी बंदा करता है ना, कभी खुशी के आंसू, कभी गमी के आंसू। तो नर्वस बंदा भी मुस्कुराता है बहुत, तो पता नहीं चलता हो क्या रहा है। तो इसको मैं ऐसे देखता हूँ, दिस इज हाउ आई लुक एट इट। रैना साहब, जितना आपने संकेत दिया है, क्या मैं ये समझूं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है और भारत किसी ऑपरेशन के लिए तैयार है? मेरा अपना मानना है कि हाँ, हालांकि कल को ना हो तो हमें अपना कही बात इसमें मुझे कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं खुद फौजी हूँ। सिक्योरिटी को हम समझते हैं, हमें पता है कि अगर आज हम ये कहते हैं ना स्टिच इन टाइम, अगर आज एक टांका टाइम पे नहीं लगाया तो कल पूरा उधर जाएगा, तो फिर हमें पूरा ही फिर पूरी टेलरिंग करनी पड़ेगी। लॉजिक तो ये कहता है, बिकॉज बांग्लादेश ने देखी जी, हमारे ऊपर डिपेंडेंस होने के बावजूद, हमारी गुडविल होने के बावजूद हमने क्या नहीं किया इनके लिए। फिर भी इसने जो पिछले 4 दिन में बिम्स्टेक से पहले जो उसने ये जो, आप बताइए, कोई पड़ोसी, सबको पता है चाइना जो है, जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि चाइना का तो काम ही है और हमारे देश जो उनके लिए पढ़ते हैं। अब देखो यूनुस का एक और बड़े अजीब बात हुई है ओम जी। जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ तो कुछ लोगों को कहा चाइना ने किया, हमने पहले दिन ही कहा यूएसए ने किया। सीएए की रजीम चेंज थे, इसके फुटप्रिंट बड़े क्लियर थे। उसका रीजन क्या था? रीजन 1971 वाला था। 1971 से पहले पाकिस्तान ने 48 के बाद से ही जाके यूएसए की गोद में बैठ गया था। सीएटो ज्वाइन कर लिया, सेंटो ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब जो बांग्लादेश तब ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था, बे ऑफ बंगाल में वो अमेरिका को एक बेस बना के देने के लिए तैयार था। इसकी बनक लगते ही रशिया ने अपनी गेम खेली और फिर 71 हुआ। हम जो मर्जी कहें, आयरन लेडी वेडी, वो हिस्ट्री हिस्ट्री को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं खुद एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। तो सच ये है कि रशिया ने अमेरिकन इंटरेस्ट को हराने के लिए यहाँ पे उनको, पाकिस्तान को यहाँ से दफा किया 71 में। जी अब जी। आइए सत्ता परिवर्तन के टाइम पे, उससे पहले चाइना, आज तो यूनुस उसको ऑफर कर रहा है ना, उस टाइम चाइना घुस चुका था बांग्लादेश के अंदर। उनके रोड प्रोजेक्ट्स, ब्रिज प्रोजेक्ट्स, $4.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट और 500 ऑड कंपनीज चाइनीज बांग्लादेश के अंदर, 7.5 लाख या 750 कंपनी और 5.5 लाख बांग्लादेशी एम्प्लॉय कर रहे थे चाइनीज। इनके स्टूडेंट्स वहां पढ़ते थे। तो अमेरिका को लगा कि अभी फिर चाइना का बहुत बड़ा एक बेस कह लीजिए, बिकॉज अगर थोड़ा ईस्ट में देखेंगे तो बर्मा के अंदर भी चाइनीज इन्फ्लुएंस है। तो ऐसा लग रहा था कि ये एक लंबा सा, ये जो एक बे ऑफ बंगाल में एक प्रेजेंस चाइना इस्टेब्लिश करना चाहता है, बिकॉज सी पैक उसका रद्दी हो गया, खत्म हो गया। जो वुहान कॉरिडोर उसने बना के और ईरान की तरफ जाने का कोशिश करेगा सी पैक का, वो अभी बहुत दूर है, अभी बनना ही शुरू नहीं हुआ। और तीसरा जो मलक्का स्टेट की सेंसिटिविटी है, उसको दूर करने के लिए, बिकॉज ऑयल और एनर्जी के बिना चाइना जैसा देश जो कि मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंट है, वो चल ही नहीं सकता। तो उसको अपनी सिक्योरिटी के लिए 3 ऑप्शन थी: सी पैक खत्म, ईरान और अफगानिस्तान, वो रेलवे लाइन बड़ी दूर है, और तीसरा बचा मलक्का स्टेट, जहाँ पे वो कहता कि मैं रेड लाइन है, मैं न्यूक्लियर, कोई मुझे रोकेगा तो मैं न्यूक्लियर अटैक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे उसने उसको रिवर्स करने के लिए बांग्लादेश से लगा के म्यांमार का इन्फ्लुएंस यूज करके वो यहाँ पे पैर जमा रहा था। तो अमेरिका ने तख्ता पलट कर दिया। मगर उसके बाद क्या हुआ, उधर अमेरिका का तख्ता पलट हो गया, बाइडेन साहब चले गए, वहां ट्रंप आ गया। तो जिस देश के की को नजर रखते हुए बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज हुई, नई गवर्नमेंट उसी उन्हीं बंदों के, उन्हीं डीप स्टेट और उन्हीं लोगों का काम करते हुए दोबारा चाइना के पास जा रहा है, टू क्रिएट अ सिचुएशन। यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है। और चाइना का, आपने जैसे शुरू में कहा, ये हमारे पड़ोसी इसलिए चाइना के लिए भी जाते हैं ओम जी, कईयों को तो वो ब्लैकमेल करता है। हमें पता है कि जी जी। ओली की पिक्चर भी कुछ हुई थी उनके एम्बेसडर के साथ, पैसे खिलाता है। चाइना हर ट्रिक करता है लड़ाई से पीछे, लड़ाई को लड़ने की उसमें मादा नहीं है।
लेकिन अब देशों को तो समझना चाहिए ना मकार जी कि हम कर क्या रहे हैं। अब हमें अमेरिका ने कितना पुश किया कि अब अमेरिका चाइना से भिड़ जाओ, हम नहीं भिड़े। पाकिस्तान सही बात। जैसा टूटी फूटी कंट्री कभी यहाँ गोली चला देती है, कभी एलसी में घुसने की कोशिश करती है, हम फिर भी संयम बरतते हैं, बिकॉज आज के जियो पॉलिटिक्स में लड़ाई लड़ना हमारे लिए, जब हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, देश प्रोग्रेस कर रहा है, हमें 10 साल कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। तो क्या बांग्लादेशियों को समझ नहीं है, या नेपालियों को समझ नहीं है, या श्रीलंका वालों को समझ आ गई? खैर कल उनका भी एग्रीमेंट साइन होगा हमारे साथ होपफुली। तो चाइना की अपनी गेम है और इन लोगों की बेवकूफी है, और ये करप्ट लोग हैं ओम जी, ये देश दूसरे के लिए सोचते। कोई भी बांग्लादेशी अपने देश के लिए सोचेगा तो ये नहीं करेगा यूनुस मीना की जो यूनुस कर रहा है। अच्छा, जो मैंने अभी जिक्र किया था कि मालदीव्स का भी ये सिरफिरा जो प्रेसिडेंट है, ये बीजिंग चला गया था, बड़ा वहाँ रेड कारपेट बिछा दिया गया था इसके लिए। वो होता है ना कि एक जाल बिछाया जाता है कि उस जाल में जो है फांस लिया जाए किसी तरीके से। लेकिन बहुत जल्दी इन लोगों को एहसास हो गया कि ये बीजिंग तो बहुत दूर है, दिल्ली हमारे कुछ ज़्यादा नज़दीक है। और हमारे सुख में, दुख में, गरीबी में, लाचारी में, भूखमरी में, पानी के संकट में दिल्ली काम आता है, बीजिंग काम नहीं आता है। तो जल्दी ही वो भी घुटनों पर आ गया, उसकी तरफ से भी बयान आने शुरू हुए, उसकी दिल्ली की यात्रा भी हुई। चीन को भी हमने देखा है कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है तो वो बीजिंग की तरफ देखने लगते हैं। एक एक मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो हमारे आस पड़ोसी हैं, ये भारत के की विशालता से, भारत की जो ताकत है उससे असुरक्षित महसूस करके एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिस अपनाते हैं, या इसके पीछे कुछ और है? ओमकार जी, एक बड़ी पुरानी फिलॉसफी है जो ये कहता है कि आपका पड़ोसी आपका नेचुरल दुश्मन होता है। योर नेबर इज योर नेचुरल एनिमी। ये बड़ी बड़ी एक वेस्टर्न फिलॉसफी है जिसमें, लेकिन अब क्या आप सच बुलवाना चाहते हैं तो मैं आपको सच बताता हूँ। भारत की प्रगति, हमारे विशाल साइज, वो सब है। हम लोग ने भी कई कारस्तानियां ऐसी की हैं पास्ट में कि हमें भी उनको रियलाइज करना पड़ेगा। देखिए, हमने श्रीलंका में जो किया, आईपीकेएफ भेजने से पहले हमने एलटीटी को ट्रेन किया, वो कुछ छुपी बात नहीं है। सही है। ओटीए चेन्नई के बगल में उन्होंने किया, हमने उस देश में गड़बड़ी पैदा की, फिर हमने आईपीकेएफ को मरवाया वहां जाके, क्योंकि मेरी अपनी यूनिट वहां पे थी। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि प्रभाकरण को बहुत बार घेर लिया गया था और ऊपर से ऑर्डर आता है हट जाओ लास्ट मिनट पे। तो भारतीय सरकार प्रभाकरण को मारना नहीं चाहती थी, अपने जवान मरवा रही थी। तो वो हो गया वहां पे। मालदीव में कू हुआ उन्हीं दिनों में, जो हमने जाके संभाला। बांग्लादेश को ये लगता है कि हम बुली हैं। नेपाल के साथ जो हमने किया, कभी ब्लॉकेड कर दिया, उनका राज खानदानी राजशाही 250 साल वाली खत्म कर दी। फिर हम वहाँ कम्युनिस्ट, सबको पता ना, सीता येचुरी और सोनिया मैडम, ये कहानियां तो छुपी नहीं है। तो अगर हम थोड़ा दूर से देख के अपने ईमान पे हाथ रख के बोलें, तो हमारी भी कुछ कारस्तानियां ऐसी हैं कि हमारे पड़ोसी हमसे, और जो पाकिस्तान है वो तो उसका एग्जिस्टेंस ही एंटी इंडिया है। इनफैक्ट पाकिस्तान एक देश है जिसमें जिसके लिए जिससे हमने कभी बुरा नहीं किया। सारे अटैक उन्होंने हमारे ऊपर किए, सारी लड़ाइयां उन्होंने शुरू किया, लेकिन उनकी टेक्स्ट बुक में हमें एनिमी डिक्लेयर किया गया है। तो जब वो उनकी ऐसी भावना हमारी तरफ है, चाहे हमारा कारण है, चाहे उनका अपना कारण है, तो उसमें क्या, फिर एक खिलाड़ी है चीन, जिसका काम यही है कि दूसरे के फटे में पैर डालना, खुद नहीं आना, मतलब उस ट्रबल को बढ़ाना। तो उस तरीके से आप देखिए, बर्मा बर्मा आज हमने फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम किया है म्यांमार में। बिल्कुल। आज अगर आप मानोगे, अगर आप रियलिटी चेक करेंगे, तो हमें अराकन आर्मी पे ज्यादा भरोसा है, वहां की हुंटा पे नहीं है। बिकॉज हुंटा, कभी चाइना उसको गाली निकालता, कभी हुंटा उनको चाइना गाली निकालता, बट हमें रिलायबिलिटी अगर आज की बात है तो हमें शायद अराकन है। तो ये कुछ जियो पॉलिटिक्स और कुछ रियल पॉलिटिक्स होती है। मैं तो ऐसे एज अ ऑब्जर्वर में ये कहता हूँ कि कुछ गलतियां हमने की, बट हाँ, ओवरऑल एक ये है कि हमारी प्रोग्रेस से लोगों ने, देखो, पाकिस्तान ने हमारे साथ कश्मीर में प्रॉब्लम शुरू कोशिश की, पंजाब में भिंडरावाला खड़ा किया, नेक्स्ट स्लाइड्स में नेपाल से हेल्प आती रही, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम की इंसर्जेंसी पाकिस्तान इन्वॉल्व था। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करते रहे, बिकॉज इनको और कन्वेंशनल तरीके से हमसे लड़ नहीं सकते थे। आपके सवाल पे मैं जाता हूँ तो यही आता है कि भाई हम तो लड़ना चाहते ही नहीं, आप क्यों ये कुछ कर रहे हो? हम भारत ने किसी को बोला नहीं कि मैं अटैक कर रहा हूँ तेरे ऊपर, कभी नहीं बोला किसी को। तो कुछ उनकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है कि वहां सरकारों को जब लगता है कि हम डूबने वाले हैं, इकोनॉमी काम नहीं कर रही और सब डूब रहा, तो जिहाद का नारा देके, पाकिस्तान का तो सिंपल रहा है, जब देश में हालात खराब हुआ
जिहाद का नारा दे दिया। आज क्यों नहीं दे रहा? बिकॉज इतना हालात खराब हो चुके हैं कि अभी जिहाद बोलेंगे तो इस्लामाबाद में इनके प्राइम मिनिस्टर के आगे ठोक देंगे वो। अभी तो हालात ही उल्टे हो गए टीटीपी और बीएलए ने जो किया। तो ये कॉम्बिनेशन है, इसमें कुछ कसूर हमारा भी है थोड़ा सा, लेकिन ओवरऑल ये जो देश हीन भावना में रहते हैं और फिर जब उनको चाइना आगे पीछे सपोर्ट करता है, जब करप्ट करता है, तो फिर वो निखर के सामने आ जाती है कि उनकी जो हॉस्टिलिटी है। और हम हैं कि हम इन देशों को होसाइल नहीं बोलते, हम बांग्लादेश को आज तक अपना दुश्मन देश नहीं बोलते, हम पाकिस्तान को अपना दुश्मन देश नहीं बोलते। तो कुछ हमें भी करना करना बनता है, जो मुझे लगता है कि होना बड़ी जल्दी, जैसे आपने पहले सवाल पूछा था, मेरा लग रहा है कि उल्टी गिनती एटलीस्ट बांग्लादेश के लिए शुरू, और ऐसा हुआ ओमकार जी, तो वो एक सबक जाएगा, वो एक इलुस्ट्रेशन होगी हमारे बाकी पड़ोसियों के लिए कि देखो भाई, औकात में रहो। हम बुद्ध और महात्मा गांधी की बातें कर करके जो हमने अपनी छवि खराब की है, तलवार छोड़ दी हमने लोगों को जफ्फियां डालने में ना, वो हम आई थिंक ये टाइम आ गया कि हम उसको इलुस्ट्रेट कर सकते हैं। तो बांग्लादेश में एक्शन के बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस हैं, नेबरहुड में भी, बांग्लादेश में भी, और हमारे ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। अजय जी, जब आप कहते हैं कि कुछ गड़बड़ियां, कुछ गलतियां हमारे स्तर पर हुई हैं, तो मैं ये क्यों ना मानूं कि ये सारी गलतियां कांग्रेसी सरकारों के समय हुई हैं। श्रीलंका में शांति सेना भेजने का काम भी राजीव गांधी की सरकार ने किया था। जी भिंडरावाले को भी अगर किसी ने खड़ा किया और खालिस्तानी मूवमेंट को अगर किसी ने खाद पानी देने का काम किया तो वो भी कांग्रेस ने किया। जम्मू कश्मीर की भी जो समस्या है वो भी कांग्रेस की, नेहरू की देन है। तो इस देश एब्सोल्युटली। में जितनी भी समस्याएं हम देखते हैं, इन सब के लिए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ही जिम्मेदार है। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सटीक बात की। कोई भी ढक्कन ढक्कन उठा के देखो, आपको उधर एक हाथ नजर आएगा, वो कांग्रेस का हाथ। तभी तो देखो ना, मणिपुर पे चर्चा होती है और राहुल जी उठ के चले जाते हैं पार्लियामेंट से। आप इतना शोर मचा रहे हो, आपने इतनी राजनीति खेली, आपने देश को बदनाम किया बाहर जाके, और फिर आपने उसको क्रिश्चियन, एंटी क्रिश्चियन, हिंदुत्व के साथ जोड़ दिया, जबकि हम सबको पता है प्रॉब्लम जो है ड्रग्स और कितने सालों की है, कुछ और कहानी है। और जब उस पर चर्चा का समय आया, तो बड़ा आपकी बात जोड़ के और इससे मैं जोड़ के देखता हूँ, तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि इनको देश के भले का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उल्टा इन्होंने उल्टा नेगेटिव काम ही किया है हमेशा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश ने इनको 60-65 साल सरकार बना के दी। और मैं वाजपेयी साहब की हुकूमत को भी सेमी कांग्रेस कहूंगा, वो भी थोड़े सॉफ्ट थे, प्लस कोलिशन पार्टनरशिप की उनकी भी थी। पहली बार एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आई है। कई बार हमें सब्र खत्म हो जाता है, हम लोग बोलते हैं ये करो वो करो, जैसे बोले बांग्लादेश में क्यों नहीं किया। सरकार की मजबूरियां होती हैं, उनको जो पता होता है ओमकार जी, ना कभी आपको पता चलेगा ना हमें पता चलेगा। बट हाँ, सही है। एज ए ओपिनियन ग्रुप, आप जैसी जो अच्छी चैनल्स हैं जो देश का भला चाहते हैं, अगेन नेशनलिस्ट चैनल्स हैं, उस पर हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि शायद कोई बात सुने, कोई कुछ हमारी ओपिनियन का कहीं असर होता है, और सरकार को हौसला बढ़ता है कि एटलीस्ट कुछ लोग तो हैं जो हमारे साथ ऐसे ड्रास्टिक स्टेप लेने के लिए खड़े हैं। क्योंकि जब ये ड्रास्टिक स्टेप लिए जाएंगे ओमकार जी, तो खून खराबा भी होगा। अगर हमारे देश के अंदर 3 करोड़ 4 करोड़ बांग्लादेशी घुस आए हैं, जो कि 2 से 5 के बीच में लोग बात करते हैं, तो उनको यूज करके भी कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है अंदर। हम लड़ रहे होंगे बांग्लादेश बॉर्डर पे, और यहाँ पे दिल्ली में भी कुछ हो सकता है, मगर ये कॉस्ट पे करनी पड़ती है। और इसलिए ऐसे माध्यम के जब हम बात करते हैं, हम सरकार को ये कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, बिकॉज ये भी नो और नेवर है। अभी नहीं करेंगे तो बाद में बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। कांग्रेस तो खैर किताबें लिखी जा सकती हैं, उन्होंने क्या किया, हर प्रॉब्लम में उनका हाथ है, नो डाउट्स। नेपाल आल्सो, जैसे मैंने आपको कहा। बिल्कुल। आस पड़ोस के देशों के साथ भी अगर भारत के तनावपूर्ण रिश्ते हैं, तो इसमें भी जो अतीत की कांग्रेस की सरकारें हैं उनकी गलत नीतियां ही जिम्मेदार हैं। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय निकाला और रास्ते पर चलते हुए समय निकाला है। थैंक यू सो मच। नहीं, 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 ओम जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबका मिशन है, एक ही मिशन में जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। जय हिंद, जय थैंक भारत। थैंक यू सो मच। जय हिंद।